नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात, वो मुद्दा जो इस देश में दशकों तक बिल्कुल केंद्र में रहा, और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इस विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने कमर कसने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ जो बड़ी पार्टियां जिनका जम्मू कश्मीर में नाम लिया जाता है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये 4 बड़े प्लेयर हैं। इसके साथ ही और भी कुछ पार्टियां हैं। लेकिन इन 4 पार्टियों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले जो खेमेबंदी है वो कहां कहां पर होने वाली है। क्योंकि खबर यह है, आपने गुपकार अलायंस के बारे में तो सुना होगा, खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों से, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से या पीडीपी से या दोनों से गठबंधन कर सकती है विधानसभा चुनाव के लिए। इस सिलसिले में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। खबर तो यह थी कि आज ही जाने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज नहीं जा रहे हैं, हो सकता है अगले 1-2 दिनों में जाएं। तो वहां जाने के बाद कांग्रेस जो है वो कौन सी पार्टी से गठबंधन करेगी। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल यह उठ रहा है कि जब वो गठबंधन करेगी तो क्या उनके एजेंडे का समर्थन करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कुछ बातें उन्होंने कही हैं कि 370 को वापस कराएंगे, 35A को वापस कराएंगे, पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। तो फिर तो सवाल उठता है कि जो उनके साथ गठबंधन करेंगे वो क्या इन चीजों का समर्थन करेंगे। और इस बीच में गुलाम नबी आजाद वो भी एक प्लेयर हैं। तो गुलाम नबी आजाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका क्या रोल होने वाला है। तो फिर आज हमने सोचा कि 5 की पंचायत इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम करेंगे। तो 5 की पंचायत में हम आगे चल करके पड़ताल करेंगे कि क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में और पार्टियां क्या रुख लेने वाली हैं वहां के मुद्दों को लेकर। यह याद रखिएगा कि 370 को हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहले हम आपको जरा नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं, उसके बाद पंचायत के प्रश्न भी पूछेंगे और इस 5 की पंचायत में अपने खास मेहमानों से जुड़कर पड़ताल भी करेंगे। सुनिए पहले। शुक्र है चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी, शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। चलिए, आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। जो पाकिस्तान परस्ती झंडे पाकिस्तान के, ये आपके कारण से। पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है। पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है। ना उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है। इसलिए
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी उसे सेंटर के साथ अच्छे सलूक रखने पड़ेंगे, वो कोई भी हुकूमत हो, तभी ये सियासत आगे चल सकती है, उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। तो आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुन ली, देख ली, और उसमें आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनको कोई दुविधा नहीं है। उनको पुराना वाला 370 वाला पुराना कश्मीर चाहिए। बीजेपी को भी कोई दुविधा नहीं है, उन्होंने तो 370 हटाया है, इसलिए उनको भी कोई दुविधा नहीं है। तो सवाल उठ रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस इस पर क्या रुख लेने वाली है। इसीलिए आज हमने ये लिखा कि 370 पर क्या करेगी कांग्रेस, और इसी से जुड़ा 5 की पंचायत के 5 प्रश्न हम पूछ रहे हैं। और ये 5 प्रश्न हैं जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस करेगी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन। ये प्रश्न नंबर 1 है, सवाल 1। उसके बाद आज दूसरा प्रश्न, सवाल नंबर 2 कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर दोनों से गठबंधन करेगी कांग्रेस। यह भी सवाल है कि क्या तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, जो गुपकार अलायंस की बात होती थी। और इसके बाद आज का तीसरा सवाल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए 370 वाला पुराना कश्मीर, क्योंकि आप अगर उनके घोषणा पत्र को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां, वो तो क्लियर है कि उनको वही पुराना वाला कश्मीर चाहिए। इसके बाद अगला सवाल, चौथा सवाल है कि 370 पर क्या कांग्रेस देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ। यह बहुत अहम सवाल है। और फिर यह भी इसी से जुड़ा है कि क्या कांग्रेस को भी चाहिए 370 वाला पुराना कश्मीर। तो ये 5 प्रश्न आज 5 की पंचायत में हम खास तौर पर पूछेंगे। और इन 5 प्रश्नों पर विचार करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ में हमारे साथ डीके दुबे जी, संवैधानिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत डीके दुबे जी। और ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका इस पंचायत में। आगे चलकर हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा की 5 की पंचायत की शुरुआत करता हूं। और 5 की पंचायत की शुरुआत में आज सबसे पहले समीर सर के पास में चलता हूं। समीर सर, बात फिर वही उठती है कि देखिए, ये इस देश में दशकों तक 370 का मुद्दा रहा, लेकिन 5 अगस्त 2019 वो दिन बना जब 370 का खात्मा हो गया। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि जैसा कि हमने देखा था कि जब संसद में 370 को लेकर के, हटाने को लेकर के कानून पारित किया जा रहा था, तो कांग्रेस ने वहां पर बहिष्कार किया था, बैकआउट किया था। लेकिन उसके बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा लगा कि वो 370 का वापसी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस इस पर चुप है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस क्या रुख करेगी? क्योंकि ये काफी कुछ निर्भर करेगा इस पर कि वो फिर गठबंधन किनसे करती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में चुनाव हुआ था, आखिरी विधानसभा चुनाव जी। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहा है वो 2014 से बहुत अलग चुनाव है, क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 हटा नहीं था, 35A था उस समय। 2019 में जो हुआ अमित शाह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी, और जो देश की राजनीति में कोई नहीं कर पाया केंद्र में सत्ता में रहने के बाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया कश्मीर के अंदर, उसके बाद अब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर के पहले वहां चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार ने वहां सुनिश्चित किया कि वहां बहुत फ्री एंड फेयर चुनाव हो। चुनाव आयोग वहां विजिट करके आया है। अब कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूरी है जी।
अब कांग्रेस 370 का समर्थन भी नहीं कर पा रही है, विरोध भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अब फंसी अच्छा, हुई मुझे है। लगता है कि शायद कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके मन में दुविधा है, बाकी तो किसी को कोई दुविधा, बीजेपी को कोई दुविधा है नहीं, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मन में कोई दुविधा है नहीं। देखिए, कांग्रेस को लग रहा था कि आर्टिकल 370 तो नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन वो तो मजबूत, कांग्रेस ने उसको बहुत मजबूत किया जम्मू कश्मीर के अंदर। जी पीडीपी को ताकत देके मजबूत किया, उमर अब्दुल्ला को ताकत देके मजबूत किया, तो कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी वहां से हटे। अगर कांग्रेस की इच्छा शक्ति होती तो कांग्रेस को सब मौका मिला था। राजीव गांधी के पास इतना पूर्ण बहुमत था, इंदिरा गांधी के पास था, ये कोशिश करते, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में लंबे समय तक ऐसी बहुमत की सरकार रही, लेकिन आप वो जब चाहते हटा देते, लेकिन हटाया नहीं। लेकिन अब वहां जो स्थिति है, वहां पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अब मिलकर चुनाव भी नहीं लड़े तो चुनाव के बाद एक गठबंधन करेंगे, क्योंकि तीनों का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में आने से रोकना। एक चीज मुझे यहां पर आपसे पूछनी है, क्योंकि वो सवाल भी हम कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है किसी एक पार्टी से गठबंधन करेगी या तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जो गुपकार अलायंस वाली बात थी? देखिए, अब कैसा है ना, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जम्मू और कश्मीर अलग है जी। जम्मू में सीटें बढ़ गई है, 43 हो गई है, कश्मीर में 47 सीटें हो गई, टोटल 90 सीटें हो गई है। जिस तरीके से वहां विकास हुआ, जिस तरीके से वहां काम हुआ, जिस तरीके से केंद्र का पैसा वहां सही मायनों में जमीन पर खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी 3 बार वहां पर जम्मू कश्मीर में होकर आए, तो जिस तरीके से वहां युवा मुख्य धारा के अंदर आ रहे हैं, पत्थरबाजी पूरी बंद हो गई है, वहां पर युवाओं को पैसा मिल रहा है सरकार से काम करने के लिए बिना ब्याज का, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर आएगी तो अब क्या है, कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का कोई नाम देने वाला बचेगा नहीं। तो ये तीनों की राजनीतिक मजबूरी है कि तीनों मिल जाएंगे और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे। इनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आने मत दो, और अगर हम सत्ता में आ जाएंगे और हमारे पास अगर कोई बहुमत आएगा तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया था उसे किसी तरह से फिर से देश के अंदर लागू किया जाए। और फिर मैं इसके संवैधानिक पहलू पर भी आऊंगा, इसीलिए आज हमने खासतौर पर डीके दुबे जी को भी बुलाया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं जरा बता दूं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी इस पंचायत में आपका। मैं आपके पास आऊं और उस ऋषि शंकर जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन डीके दुबे जी, अभी जो बात समीर जी कह रहे थे कि इनकी कोशिश तो होगी कि उसकी वापसी हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसके इतिहास में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार, मैं ये 370 हटने से पहले की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार दरियाफ्त किया सरकार से कि 370 पर आप क्या कर रहे हैं, 370 पर केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, कुछ कर क्यों नहीं रही है। ऐसा कई बार हुआ और उसके बाद अंततः क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा दिया गया। अब जरा इसका संवैधानिक पहलू बताइए डीके दुबे जी कि क्या यह संभव है कि ये पार्टियां जो प्रॉमिस कर रही हैं घोषणा पत्र में वो उसकी क्या वापसी कर सकती हैं, या फिर चुनाव के मद्देनजर सिर्फ एक जनता को या कुछ लोगों को, अलगाववादी लोगों को सब्ज बाग दिखा रही हैं? देखिए, ये तो 100% सही है कि वो अपने वोटर्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसमें कानूनन उनको ये संभव नहीं है। उसका कारण है, ठीक, 370 जब बना था, जिसको 306A कहा जाता था, तब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, लेकिन के जाने की व्यवस्था उसमें प्रेसिडेंट के हाथ में दे रखी थी कि भाई प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उनके कंसल्टेशन से हटा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जब प्रश्न आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई है, इसलिए अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा रहा है तो कोई गलत नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट भी जाने की जरूरत नहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर डेलीगेट की गई है आर्टिकल 370 से। अब सवाल पैदा होता है कि आप फिर से जनरेट करना चाहते हैं तो अब ये प्रेसिडेंट के माध्यम से नहीं आएगा, अब ये पार्लियामेंट के माध्यम से आएगा। और पार्लियामेंट के माध्यम से अगर कोई आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। आर्टिकल 368 में अगर चले जाएंगे तो उसके विशेष बहुमत चाहिए होगा। ठीक है। अब रीजनल पार्टीज कभी विशेष बहुमत हासिल कर सकते हैं, या कांग्रेस में भी इतनी ताकत है कि वो विशेष बहुमत हासिल करके एक नया आर्टिकल गुजर सकें?
दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में उसको ही अवैधानिक बता दिया था जो पहले से था, कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से उस समय लाया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अनुरूप नहीं है। ठीक। और उसके बाद भी थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा डीके दुबे जी, उसके बाद भी क्योंकि जब 370 को हटाया गया तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर व्यापक सुनवाई की, कई याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई की, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी बहाली नहीं हो सकती। तो यह बात भी बिल्कुल जुड़ जाती है कि कानूनन तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल। इसके आगे आप सुनिए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है 35 कैपिटल ए, इट वाज ए ग्रेट ब्लंडर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कोई अगर ये कहता है कि 35 कैपिटल ए हम ले आएंगे और पूरी पार्लियामेंट 100% मिलकर कहती है, यूनानिमस पास करती है और कहती है कि मैं आर्टिकल 35 कैपिटल ए लेकर आऊंगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस समय सुनवाई करते समय कहा कि इतना बड़ा ब्लंडर इसके साथ हो गया, ये संभव कैसे था, ये हुआ कैसे? ठीक है, तो ठीक है। सोचिए कि 35 कैपिटल ए क्या लाया भी जा सकता है, पार्लियामेंट भी नहीं ला सकती। तो किस आधार पर ये प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि हम 35 कैपिटल ए को री इंस्टीट्यूट करेंगे, उसको दोबारा लाएंगे? इसका मतलब ये है कि अपने वोटर को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं अपने वोटर को पैगाम दे रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, तो हम शायद आपके वो पुराने कश्मीर जो 370 वाला था उसको बहाल कर सकते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास और अब रुख करता हूं मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जैसा कि अभी हम इंट्रोडक्शन में भी कह रहे थे कि देखिए 370 पर कांग्रेस ने पहले संसद में जब वो पास हो रहा था तो बहिष्कार किया, फिर चिदंबरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कह दिया, फिर इन दिनों कांग्रेस इस पर फिलहाल तो चुप लग रही है, लेकिन उन पार्टियों से गठबंधन भी करने जा रही है। ऋषि जी, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दुविधाग्रस्त अगर इस मामले पर है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है क्या? देखिए, यदि यह पैमाना है तो एनडीए में तमाम ऐसे घटक हैं जिनका कई विषयों को लेकर मतांतर रहा है। अभी कल परसों ही देखिए, लेटरल एंट्री पे जेडीयू और एलजेपी का कुछ अलग रूप है, बीजेपी का केंद्र सरकार का कुछ अलग रूप था। जब तमाम घटक दलों ने दबाव बनाया तो फिर केंद्र सरकार ने उस डिसीजन को पलट दिया है। 370 पर आइए। मतांतर देखिए मतांतर और मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस चीज को आपको मानना चाहिए। मतभेद होनी चाहिए, मनभेद नहीं होनी चाहिए। और मैं जहां तक मानता हूं लालचंद जी 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। और एज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस कभी भी अब इस विषय को, मुझे लगता है कांग्रेस इस विषय को अब छेड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा है? कहा अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदंबरम साहब का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के 2023 दिसंबर में जब डिसीजन आए थे 5 जजों का जो बेंच का डिसीजन था 370 को लेकर, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने स्टैंड में कोई ठीक है। आपकी बात ये आ रही है, लेकिन मैं एक सप्लीमेंट्री पूछता हूं आपसे, एक सप्लीमेंट्री। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का वहां पर एक पार्टी से, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से या पीडीपी से या फिर दोनों से गठबंधन हो जाता है, तो आपको लगता है कि एक सामान्य मतभेद बन के रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके इस बात का समर्थन नहीं करेगी? आपको लगता है? यही सवाल मैं एज एक पत्रकार, एक युवा पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल करता हूं। पीडीपी और बीजेपी का जब गठबंधन था तो क्या सभी विषय को लेकर रजामंदी थी क्या? जब पीडीपी बीजेपी की जब गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बनी थी तो क्या सभी विषय को लेकर पीडीपी और बीजेपी में सहमति थी क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है कोई गठबंधन आगे आपका पॉइंट खैर आ गया, आप एग्री करते हो। ठीक है, समझ गया। सवाल बीजेपी से भी है मेरा कि यदि आपने बहुत बेहतरीन वहां पे काम किया है तो घाटी में आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? लोकसभा जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें आपने घाटी में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? ठीक है, सवाल तो ये भी है, जहां समीर साहब के बात से प्रदीप जी नोट कर रहे हैं, प्रदीप जी नोट कर रहे हैं जवाब देने की। ठीक है, मैं लेता हूं जवाब, आपका भी सवाल पूछ लूंगा। सुन तो लीजिए, घाटी में 43 सीटें हैं, यदि वहां आपका परफॉर्मेंस ना के बराबर होगा तो क्या आप सरकार बनाने के कैपेसिटी में होंगे?
ठीक है। बीजेपी को भी सोचना होगा कि जो डेवलपमेंट का जो आयाम आप सपना दिखा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, उसमें डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? ठीक है। कश्मीर के लोग तो अभी, घाटी के लोग अभी ठीक, अब आपका सवाल लेके मुझे प्रदीप जी के पास जाने दीजिए। प्रदीप जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि आप, मुझे लगता है कि आप ही एक पार्टी हैं जिसमें कि ये क्लियर है कि वो 370 के 35 है कि बिल्कुल उसमें सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने उसको हटाया है, दशकों से ये बात थी। लेकिन जो सवाल ऋषि शंकर मिश्रा जी पूछ रहे हैं वो ये कि ये बताइए कि आपने लोकसभा चुनाव तो वहां लड़ा नहीं, विधानसभा चुनाव में भी क्या कश्मीर घाटी को माइनस करके ही चलेंगे या आप भी किसी से अलायंस करेंगे या अपने कैंडिडेट देंगे? लाल सिंह जी, आपके शो में एज बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी काफ़ी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और समीर जी भी काफ़ी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। मैं ऋषि जी के सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले मैं आपके कोर इशू को एड्रेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी डिबेट आर्टिकल 370 पे है जी। बात संविधान की है लाल जी, और मेरे पास है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो भी आर्टिकल 370 को की बात कर रहा है कि वहां पे आर्टिकल 370 लागू करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो लाल किताब लेके घूमते हैं, उसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि जब आर्टिकल 370 था तब दो संविधान थे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन आवरसेल्व्स सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या इस देश को पता है कि जब आर्टिकल 370 था 70 सालों तक, तब यह जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ना सोशलिस्ट वर्ड था, ना सेक्युलर वर्ड था, ना डेमोक्रेटिक वर्ड था, और ना तो ये पूरे के पूरे जो लोग थे ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको कहना चाहता हूं लाल जी कि ये बात करते हैं कि आर्टिकल 370 लागू करेंगे, मतलब ये इनकी दिक्कत है इस देश के दलितों से, क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटा तभी इस देश के दलित समाज को वहां पे उनका हक मिला। जब आर्टिकल 370 हटा ओबीसी समाज को उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। जब आर्टिकल 370 हटा, तो मैं आपको बनाना चाहता हूं जो माइनॉरिटीज को देश भर में रिजर्वेशन मिलता है वो वाला, जब आर्टिकल 370 हटा, जो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, वो वहां पे लागू हुआ। जब आर्टिकल 370 हटा, 150 संविधान की धाराएं जो पहले नहीं लागू हुआ करती थी इस देश के संविधान की, जिसको ये विपक्ष लेके घूमता है पर इंप्लीमेंट नहीं करता, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई। इंडियन पीनल कोड, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, रियल एस्टेट एक्ट, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड ठीक है, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। 370 को कह रहे हैं कि वहां पे लागू करेंगे, वो इस देश के संविधान के विरुद्ध है। ये जो आपने फोटो देखी थी भाई और बहन की, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी की, बर्फ के गोलों के साथ एक दूसरे के साथ, बड़ा प्यारा सा फोटो है ये, बहुत प्यारा फोटो है ये। बिल्कुल, जब आर्टिकल 370 था यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। तो ये आप समझ लीजिए ये बात हमारे संविधान की नेशनल इंटरेस्ट की। मैं बात करना चाहता हूँ अब जरा उनके सवालों, अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्या रहा इस बार का लोकसभा का, हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम वोट शेयर था 23%। ठीक है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन देखते हैं 2024 का, बीजेपी का वोट शेयर है 24.3%। वो उनका सवाल इलाके को लेकर है, उनका सवाल इलाके को लेकर है कि आप कश्मीर घाटी में नहीं लड़ सकते। और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला खुद अपनी सीटें हार चुके हैं। ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात रिप्रेजेंट नहीं करते। अब बात करते हैं कि हम घाटी में क्यों नहीं लड़े। देखिए वो हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं हम बूथ लेवल तक हमारी इकाइयों को बिल्ड करते हैं और उसके बाद हम चुनाव हम कांग्रेस पार्टी जैसे जमानत जब पार्टी नहीं है। अभी जब आएंगे विधानसभा के नतीजे आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के बगैर वहां सरकार नहीं बनेगी। आप ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में वहां लड़ेंगे कश्मीर घाटी में? देखिए ये जो डिसीजंस हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, जिसको हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है। हम राहुल गांधी जी जैसे खटाखट वाली राजनीति नहीं करते, जिसमें कर्नाटका की सरकार के दलितों को वादा करते हैं परंतु उससे लिम्बोर्गिनी गाड़ी ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जो रणनीति है, ऋषि शंकर मिश्रा जी मैं आप ही के पास देखिए जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस कैपेसिटी में नहीं है। भंडारी जी कितना भी भाव भंगिमा बना ले, कितना भी तर्क दे दे, लेकिन इस मामले में भंडारी इन्होंने बड़े साफ गोई के साथ इन्होंने बात रखी, साफ गोई से रखी। लालचंद जी जैसे आप उनको बोलने दिए है उसे हमें आप बोलिए ना, पूरा बोलिए। मैं पॉलिटिशियन, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता या ये नहीं हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि घाटी के जनता के जो दिल में जगह भाजपा आज भी नहीं बना पाई है। और ये कितना भी तर्क दे दे, घाटी में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, निर्दलियों को सपोर्ट करने जा रही है, जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्योंकि मैं बीजेपी का तो ये रणनीतिकार हूं नहीं, तो लेकिन जो दिल्ली से लेके कश्मीर तक
जो चर्चा है कि बीजेपी पूरी ताकत से जम्मू में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घाटी में ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी जो जितने के कैपेसिटी में होंगे। लेकिन तो ये सवाल तो अभी अटकलें, ये तो अभी अटकलें ही है ना। घाटी में ऐसा क्या हुआ हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 20 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर मैं ऋषि जी के आर्ग्यूमेंट को ही आगे ले जाऊं तो ये खुद मान रहे हैं कि घाटी में वही उम्मीदवार जीतेगा जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, भले वो निर्दलीय हो गई। तो ऋषि जी की भावना से भी समझ में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मैं आपकी बात को समझता हूं ऋषि जी, घबराइए मत। एनडीए की सरकार ही जम्मू कश्मीर बनेगी। आप जो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं वही होने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। तो एनडीए में बता भी दीजिए कौन कौन शामिल होंगे। लाल जी एक चीज बताइए, इलेक्टोरल डिसीजन स्ट्रेटेजी ये सत्ता के लिए कुछ भी थोड़ी ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि खटाखट की राजनीति करेंगे। बहुत माइन्यूटली इलेक्शन के डिसीजन लिए जाते हैं, किसको टिकट दिया जाएगा। समीर जी को मुझे लाने दीजिए। पीडीपी के भी साथ जा सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जा सकते हैं। ठीक है समीर। इतिहास ये बताती है बीजेपी का कि वो सत्ता के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हाथ में बीजेपी ने मिलाया था और पीडीपी के साथ भी उन्होंने मिलाया था। ठीक है। मैं इस पर लूंगा जवाब लूंगा। मुझे समीर मैं आता हूं प्रदीप जी आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले समीर जी ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रही है कि भाई अब अभी हमने तय नहीं किया है कि हम वहां लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जरा वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 370 इस बार वहां क्या विधानसभा चुनाव में 370 और 35A बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि प्रदीप जी ने जो बात कही, प्रदीप जी ने कही कि देखिए इनके हटने के बाद वहां कितनी पूरी लिस्ट उन्होंने गिनाई कि ये सब कानून वहां लागू हुए, उनको फायदा हुआ। लेकिन कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं वो वापस 370 वाला पुराना कश्मीर चाहती हैं। समीर जी क्या लगता है कितना बड़ा ये मुद्दा बनेगा, और कांग्रेस क्या इसका समर्थन करने के लिए या ऋषि शंकर मिश्रा जी के शब्दों में कहें मौन रहने के लिए बाध्य होगी क्या इस पर? देखिए, अगर आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो दोनों क्षेत्र अलग अलग है। जम्मू से 43 सीटें और कश्मीर से 47 सीटें आती है। दोनों का राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है 43 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जम्मू के अंदर जीतेगी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, जम्मू में जीतेगी। लोकसभा की सीट परिणाम भी आप देख लीजिए। जब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करके अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस ने कितने सीटें जीती? खाता तक नहीं खुला कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 अपनी सीटें जीती है वहां से। तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। और आर्टिकल 370 का मुद्दा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बनाएगी। उनकी राजनीति आर्टिकल 370 की दम पर चलती रही। केंद्र से पैसा है तो कोई हिसाब ना हो, कोई ऑडिट ना हो, कोई केस हम पर न चले, भारत का संविधान हम पर लागू ना हो, कोई कहेगा कि ऑडिट ना कर पाए, कोई सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ निर्णय न दे सके, कोई भारत का कोई कानून हम पे लागू ना हो। तो जिस तरीके से उन्होंने एक देश के अंदर एक अलग देश बनाने की मानसिकता के साथ वहां राज किया, इन 2 परिवारों जिस तरीके से वहां लूटा है देश के केंद्र के पैसा को, जिस तरीके से लूटा इस परिवार ने, और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर उसको भारत का हिस्सा वास्तविक अर्थों में बनाया कि अब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी वहां जाकर रह सकता है, नौकरी कर सकता है, हिंदुस्तान और कश्मीर जब एक कर दिया है, तो जो कश्मीर को एक अलग देश और अलग राज्य के रूप में देख के चल रहे थे और जो मान के चलते थे कि पाकिस्तान हमारे पीछे है और हम पाकिस्तान से बातचीत करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को अलग राज्य और देश बना के रहेंगे, आज उनको इस बात का जवाब मिल गया है कि केंद्र के अंदर किसका शासन है और किस व्यक्ति का शासन है। मुझे लगता है ये कितनी भी कोशिश कर ले, और इस बार आप देख लेना, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, कश्मीर की 47 सीटों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और आपको सबसे बड़ा आश्चर्य कश्मीर से लगेगा जहां भारतीय जनता पार्टी कम से कम 12 से 15 सीटें जीतेगी। फिगर तो 46 ही है ना सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बनाएगी इस बार, ये आप तय मान कर चलिए, भले ही नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस मिल जाए उसके बाद भी। प्रदीप जी एक तो ऋषि शंकर मिश्रा जी ने जो सवाल उठाया था उसका भी जवाब दीजिएगा, दूसरी बात अपनी तरफ से भी जोड़िए कि वहां पर एनडीए का क्या फॉर्मूला का कुछ सीन। डेटा और फैक्ट्स से बात करता हूं, लफेबाजी नहीं करता, ये मेरा वो हमने देखा। अब मैं आपको वापस से फैक्ट कोट करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों ने दोनों परिवारों को, महबूबा मुफ्ती, उफ्तीज और अब्दुल्ला को रिजेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही आता है अनंतनाग, महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी, अभी का चुनाव लड़ी, अभी के अंदर मान लीजिए राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हुआ जिसमें आर्टिकल 370 भी एक राष्ट्रीय मुद्दा था। क्या गए नतीजे?
विनर को मिले 50% वोट शेयर, महबूबा मुफ्ती को उसके आधे से भी कम मिले, नंबर तीसरी पोजीशन पे आई, रिजेक्टेड। अब आ जाते उमर अब्दुल्ला को, बारामुल्ला से चुनाव लड़े, उमर अब्दुल्ला को मिले सिर्फ 25% वोट, विनर को कितने मिले 45% वोट, रिजेक्टेड। यहां एक सवाल यहां बनता है, जिन्होंने जीत दर्ज की है वो तो और ज्यादा रेडिकल है ना। बात दरअसल ये है कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां से उतरेगी, जैसे कि समीर जी ने कहा, बिना बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम 50 करोड़ से ज्यादा के जो पूरे के पूरे काम वहां पे हुए उसके लिए वोट करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगी। अगर ओवरऑल भी आप देखेंगे, सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में अभी भी वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, जिसका वोट शेयर पीडीपी और जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपका काउंटर मैं लूंगा और थोड़ा सा कि कानूनी पहलू को थोड़ा और विस्तार दूंगा डीके दुबे जी के जरिए, आपके पास भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से लौटने के बाद ऋषि शंकर जी आपके पास भी आऊंगा और डीके दुबे जी के पास भी जाऊंगा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और आज 5 की पंचायत में पंचायत का मुद्दा है कि कांग्रेस क्या करने वाली है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस की ही बात क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां तो क्लियर हैं कि किनको क्या स्टैंड लेना है। कांग्रेस पर सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि कांग्रेस अभी इस मामले में क्लियर नहीं है कि 370 और 35A पर वो क्या करेगी। इसीलिए हम ये पंचायत कर रहे हैं और पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय सीधे रोक करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले ऋषि शंकर मिश्रा जी अपनी बात रखना चाहते थे। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए और यह भी जोड़ दीजिएगा कि कांग्रेस को देखिए साफ, आपकी उस बात में दम है, देखिए कि मतभेद होते हैं फिर भी गठबंधन में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को, ऋषि शंकर मिश्रा जी, ये साफ तो करना पड़ेगा इन मुद्दों पर कि हम हैं कहां, हमारा स्टैंड क्या है। देखिए, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जी, कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मेरा भी मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो रोल हो, महत्वपूर्ण रोल हो, ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कुछ जगह ऐसे हैं जहां आज भी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं। सवाल मेरा प्रदीप भंडारी जी से है। प्रदीप भंडारी जी तेज तरह प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन उन्होंने जो अभी आर्गुमेंट उन्होंने जो दिया है उससे तो ये पता चलता है कि देखिए, उमर अब्दुल्ला और जो ये चाहे पीडीपी के जो नेता हैं, वो कम से कम भारतीय संविधान, भारत के कानून, भारत के इन तमाम चीजों में विश्वास करते हैं। लेकिन जो फारूक इंजीनियर साहब ने उमर अब्दुल्ला को हराया है, वो तो अलगावादी नेता है। तो ये हमारे प्रदीप भंडारी जी के ये कह रहे हैं कि ठीक है, फारूक अब्दुल्ला को हरा दीजिए, उमर अब्दुल्ला को हरा दीजिए, लेकिन उसके बदले में अलगाववादी को जिता दीजिए। ये पॉइंट मैंने उठाया था, ये पॉइंट तो मैंने बोला था कि वो और ज्यादा रेडिकल हैं। ये पॉइंट मैंने भी उठाया। कह रहा हूँ, ये भाजपा जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे प्रिय आदरणीय प्रदीप भंडारी जी का जो आर्गुमेंट है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी किसी भी शर्त पे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराती है, हराना चाहती है। ठीक है। समीर जी एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं। समीर जी को स्क्रीन पर लीजिए। समीर जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, राशिद इंजीनियर का जिक्र कर रहे हैं वो, लेकिन ऋषि शंकर जी को यह भी बताना चाहिए कि जब अमृतपाल चुनाव जीतते हैं और लोकसभा के अंदर जो चेन्नई पंजाब के मुख्यमंत्री है
उनके लिए कैसी बैटिंग उनके अधिकारों की बात कर रहे थे, अधिकारी की उनके बात अधिकारों की बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से आने वाले, कांग्रेस की विचारधारा के लोकसभा के अंदर कहते हैं और लोकसभा के अंदर कांग्रेस उसका समर्थन करती है। क्या किसी ने उसको रोका चन्नी को बोलने से? कांग्रेस पूरा समर्थन करती है चन्नी का, पूरा ध्यान से सुनती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सिर्फ पंजाब में और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, लोकसभा में भी अगर बहुमत आएगा तो अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने में कांग्रेस की पूरा समर्थन रहेगा। ये साफ हो गया है। लाल जी, ऋषि जी आपके पास आऊं, लेकिन अच्छा ठीक है, एक लाइन बोल लीजिए फिर प्रदीप जी के पास। हाँ, यदि कांग्रेस ने इस प्रकार का स्टैंड पार्लियामेंट में लिया है तो कांग्रेस का मजम्मत करनी चाहिए। कांग्रेस कोई इस देश का संविधान नहीं है। ये फेयर बात हुई, समीर जी, आपको ये फेयर बात हुई, बिल्कुल अच्छी बात हुई ऋषि शंकर मिश्रा जी। नहीं है, यदि आप आलोचना करते हैं तो समावेशी आलोचना किया कीजिए जी। ठीक ठीक ठीक। कांग्रेस इस देश का आपने जो सवाल पूछा था उस पर प्रदीप जी का जवाब लेता हूं। आपने जो सवाल पूछा वो सही हो गया। ठीक, सबसे बड़ा हित राष्ट्रहित है। ठीक है, अब अपने सवाल का जवाब ले लीजिए प्रदीप जी से। राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है लाल जी। और इस संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है 70 सालों तक, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आर्टिकल 370 को रखते हुए भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने दिया, दलितों को, एसटी को, ओबीसी को अपना हक नहीं दिया और आतंक की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर को बना दिया। तो जो लोगों ने आतंक को सर पे चढ़ाया, जो आतंकवादियों के सपोर्टर्स के साथ चाय पीते थे, वो यहां पे राष्ट्रवाद की बात ना करें। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 पे उसका स्टैंड किया है, 35A पे उसका स्टैंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मैंने भी यही सवाल है राहुल, यही सवाल मैंने अभी ऋषि शंकर जी से पूछा था कि साफ तो करना पड़ेगा ऋषि जी, जो बात अभी प्रदीप जी पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस को साफ तो करना पड़ेगा ना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। क्लियर है। अभिषेक मनु संघवी और पी चिदम्बरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिखाइए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाइए। पी चिदम्बरम मैं आना चाहता हूं। पी चिदम्बरम वही व्यक्ति हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल 370 जब ये सरकार हटाती है तो वो ये लेख लिखते हैं कि आर्टिकल 370 हटा के जम्मू कश्मीर का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता जो है वो कई बार ये कह चुके हैं कि आर्टिकल 370 को वापस से लागू करेंगे। तो लाल जी, मेरी ये चिंता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस वक्त आर्टिकल 370 पे क्लियर नहीं है, क्योंकि पी चिदम्बरम ने अपने लेख में आर्टिकल 370 की वकालत करी है। ये पास में भी कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं। मैं लेख इस शो के ऊपर भी दिखा मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है। गांधी इस पे चुप क्यों है? बर्फ के गोले में के साथ में अपनी बहन के साथ में अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवोकेट किया है। आर्टिकल 370 में स्टैंड किया है। पूरा तैयारी करके आए हैं आज। हाँ, बहुत सारा प्रिंट वगैरह लेकर आए प्रदीप जी आज एकदम स्टूडियो में। तो तैयारी करके आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। जब हमने ये पंचायत का विषय चुना तो कांग्रेस पार्टी से संपर्क किया, ठीक, कि उनके प्रवक्ता आते, उनके प्रवक्ता अपने स्टैंड को क्लियर करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऋषि शंकर जी आए हैं, निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर के इन मुद्दों पर अगर साफ करते स्थिति को तो वो ज्यादा अच्छा होता। मैं राजनीति से थोड़ी देर नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता कि उनको खुद को पता है कि स्थिति साफ करने शायद यही दुविधा है इसीलिए नहीं है, दुविधा है इसीलिए नहीं। मैं ऋषि शंकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे सियासत से इसको थोड़ा सा कानूनी पहलू पर एक बार फिर से ले जाने दीजिए। डीके दुबे जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप, और जो पहले सवाल के जवाब में आपने बातें कही थी उससे जो हमें समझ में आया कि अगर किसी का इंटेंशन हो, कोई अगर इस तरह का प्रावधान करना चाहे तो अब उसी कानून की तो वापसी नहीं हो सकती, बल्कि कोई नया कानून भारतीय संविधान में ला करके जोड़ना पड़ेगा, जिसका बहुत ही बड़ा एक लंबा संवैधानिक प्रोसेस है। क्या सही समझा हमने? बिल्कुल आपने सही समझा। और मजे की बात आपको बताएं कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है और आर्टिकल 370 क्लॉज 1 जिंदा है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ है और आर्टिकल 370 में जो जम्मू कश्मीर को पावर दी गई थी और जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई थी, वो पावर अब एब्रोगेट कर दी गई है। मैं फिर से कहता हूं कि आर्टिकल 370 आज भी जिंदा है, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 आज भी जिंदा है।
आर्टिकल 370 में जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई थी कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो क्या क्या कर सकता है, वो पावर एब्रोगेट कर दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अब प्रेसिडेंट के हाथ से कुछ नहीं हो सकता, सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार लोकसभा में उसको जाना ही पड़ेगा और लोकसभा में विशेष बहुमत के साथ उसको 370 नए सिरे से लाना ही पड़ेगा। और अब जैसे ही वो लाया जाएगा तो वो लेजिस्लेटिव नेक्सस की कैटेगरी में आएगा केशवानंद भारती के अनुसार। केशवानंद भारती ये कहता है कि पार्लियामेंट को भी इतनी पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर से परे कोई संवैधानिक संशोधन कर सके। ठीक है, जब लेजिस्लेटिव लेक्सिस के कैटेगरी में आएगा, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब वो पार्लियामेंट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उस चीजों को क्लियर किया है। अब अगर पार्लियामेंट ऐसा करती है तो फिर लिटिगेशन में जाएगा और वो पुरानी वाली जो अभी रूलिंग है वो उसी रूलिंग के तहत वो खारिज हो जाएगा, शुरू से वो ठीक। मैं सियासी बात पर लौटूं उससे पहले आपसे एक और चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं जो कि हमारे दर्शकों को और अच्छी तरह से समझ में आए। आपने 370 पर जैसे एकदम साफ स्थिति रखी, मैं चाहता हूं कि जरा आप 35 पर भी ये साफ स्थिति रखिए, क्योंकि वो उनकी भी बात कर रहे हैं। मैं लौटता हूं। इस समय मैं सीधे जरा पोलैंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर जो गए हैं तो वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं अपनी राजकीय यात्रा पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर कई कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं इस विदेश दौरे के दौरान। तो प्रधानमंत्री मोदी का कई कार्यक्रम है इन दोनों देशों के साथ, जो द्विपक्षीय संबंध हैं भारत के वो महत्वपूर्ण हैं। उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और दोनों देशों के बीच कई तरह के बातचीत कई मुद्दों पर हो सकती है। पोलैंड एक यूरोप का देश जो कि बिल्कुल रणनीतिक तौर पर पोलैंड जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड पहुंचे तो वहां पर होटल के बाहर जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो जुटे थे और उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नारे भी लगाए हैं। लेकिन इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पोलैंड में वार्सा, पोलैंड की जो राजधानी है वार्सा पहुंचे हैं, और वार्सा में जो हवाई अड्डे पर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं और ये खास बात है कि 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। जी, ये एक बड़ी बात है कि 45 साल बाद प्रधानमंत्री, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा हो रही है। और जैसा कि अभी समीर जी भी यहाँ थे तो वो बता रहे थे कि 1979 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो वो पोलैंड की यात्रा पर गए थे। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री का ये पोलैंड का दौरा है, 2 दिनों का दौरा है। उन्होंने पोलैंड रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है, ये प्रधानमंत्री का बयान था। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के 2 दिनों की पोलैंड यात्रा है, लेकिन 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा है। क्या कुछ इस दौरे में खास रहने वाला है अरुण? देखिए, दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर लेकर के आया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लगभग 45 साल के बाद
जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो विजिट है वो पोलैंड में हो रही है। नो डाउट आज का जो दो बड़े कंपोनेंट रहेंगे विजिट के, उसमें जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कम्युनिटी कनेक्ट आप जिसे कह सकते हो रहेगा। हम इस बात को जानते हैं कि पोलैंड के अंदर लगभग 25,000 के आसपास जो इंडियन एक अच्छी साइजेबल कम्युनिटी है वो है, तो उनको एड्रेस करेंगे। और हम जानते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी, उनकी कई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आखिर कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसको एनहांस करने की बात हो, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ये जो तमाम इशू रहते हैं जो यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उनके जहन के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज प्राइमरीली जो इंडियन कम्युनिटी है पोलैंड के अंदर उसको संबोधित करेंगे। और इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो रीथ लेइंग जो है, जो जाम साहेब ऑफ नवानगर है, जो जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल है, वहां पर रीथ ले भी करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर का समय था तो जब जाम साहब थे तो उस दौरान जो पोलैंड के लगभग 600 के आसपास जो महिलाएं थी, बच्चे थी, उनको रेफ्यूज दिया था, उनको खाना, रहने की व्यवस्था, ये सब करके दिया था जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी। तो उस समय से इंपॉर्टेंट कनेक्ट रहा है जामनगर का और पोलैंड का, गुजरात कनेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो दिन रहेगा कम्युनिटी कनेक्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और कल जाहिर सी बात है बायलैटरल्स के लिहाज से इंटरेस्टिंग डे रह सकता है। आपने कम्युनिटी कनेक्ट का जिक्र किया, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री जब मिलेंगे, वहां पोलैंड में भारतीय समुदाय जो है, इंडियन डायस्पोरा कैसा है, कितनी संख्या में है और उनमें कैसा उत्साह? अरुण, देखिए उत्साह काफ़ी है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की कि लगभग 45 साल के बाद प्रधानमंत्री लेवल की जब यात्रा होती है तो यहाँ के जो देश के लोग होते हैं जो दूसरे देश में रह रहे हैं वो काफ़ी एक्साइटेड और एंथुसियाज्म उनमें होता है। अच्छी साइजेबल कम्युनिटी यहाँ पर है, लगभग 25,000 के आसपास की, और यहाँ पर एक ग्रैंड इवेंट प्लान है जहाँ तक कम्युनिटी इवेंट की बात की जाए तो। और जो हम लोग कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है। जो इंडोलॉजी है, संस्कृत लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसको लेकर के भी काफ़ी दिलचस्पी है पॉलिश पीपल के अंदर भी, अगर इसको इस तरह से समझे तो एक इंपॉर्टेंट कनेक्ट का रोल प्ले करते हैं। एम्बेसडर्स माने जाते हैं जो भारतीय लोग होते हैं वो विदेशों के अंदर। तो आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करेंगे ही करेंगे कि आखिरकार थर्ड टर्म के अंदर किस विजन को लेकर के कि भारत को कैसे आगे लेकर के जाना है, कैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, कैसे 47 तक भारत एक विकसित भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है, बहुत लाइकली है कि कुछ अनाउंसमेंट्स भी करें, जैसे कि पहले की जो कम्युनिटी इवेंट्स रहे हैं उसमें भी उन्होंने कहा है, चाहे वो एयर ट्रैवल को लेकर के रहता है, वीजा को लेकर के रहता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जो कि जो भारतीय समुदाय के लोग जो रहते हैं उनमें रहती है। लेकिन हमें इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि एक बिजनेस कंपोनेंट भी रहता है इस विजिट का, क्योंकि लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, भारत का पोलैंड की तरफ है। तो ऐसे में इस इन्वेस्टमेंट को कैसे और बढ़ाया जा सकेगा, और अगर भारत अपनी मेक इन इंडिया स्टोरी को और आगे बढ़ाना चाहता है तो पोलैंड एक इंपॉर्टेंट नेशन कह सकते हैं, सेंट्रल यूरोप का एक इंपॉर्टेंट नेशन कह सकते हैं, जहां भारत की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। भारत नो डाउट कोशिश करेगा कि अपने IT को, फार्मास्यूटिकल्स को, ये जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर एक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे, बिकॉज भारत भी एक बड़े मार्केट की तलाश करता है। यूरोप जैसे देशों के अंदर पोलैंड सेंट्रल यूरोप के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस दिशा से या उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट विजिट आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोलैंड के लिए। जी अरुण, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आपने द्विपक्षीय समझौतों का जिक्र किया, कई क्षेत्रों के बारे में आपने बताया कि इन क्षेत्रों में सहयोग हो सकता है, आर्थिक व्यापारिक सहयोग जो है वो मुख्य तौर पर फोकस रहने वाला है पोलैंड के साथ, और कुछ क्षेत्रों की पहचान, जैसे आजकल हम जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी है, ये सेक्टर में सहयोग को लेकर के काफ़ी बात होती है। फिर डिफेंस का जो ये है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो फोकस में रहती है। तो क्या कुछ क्षेत्रों की पहचान भी है जिसको लेकर के कि जिस पर ज़्यादा फोकस रहेगा भागीदारी को लेकर? देखिए पोलैंड और भारत दोनों ही कोशिश करेंगे और एंगेज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे न्यू सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें अपनी कैपेसिटीज को एनहांस किया जा सके और उसमें एक तरह से आगे बढ़ चढ़ करके निकला जा सके। जो ट्रेड टारगेट्स है अपने पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन लगभग $3 बिलियन के आसपास का है, तो उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नए सेक्टर्स नो डाउट, ग्रीन जो थीम रहती है वो एक तरह से हर विजिट में प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, लेकिन भारत एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले भी करता है, जहाँ तक UPI जैसे जो भारत की
टेक्नोलॉजी उसकी बात आती है तो कैसे उसके लिहाज से साझेदारी हो सके, कैसे जो इंडिया की जो टेक जो है उस लिहाज से कैसे आगे बढ़ सके। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और 5 की पंचायत में हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं। सबका रिमार्क थोड़ा थोड़ा लूंगा, लेकिन पहले डीके दुबे जी के साथ बात अधूरी रह गई थी। डीके दुबे जी, जरा संक्षेप में बताइए 35A के बारे में क्या स्थिति है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी वापसी संभव है क्या, क्योंकि बात तो उसकी भी करते हैं वो लोग। मामले में सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, वो एक ऐसा आर्टिकल था जो आर्टिकल पार्लियामेंट कभी गया ही नहीं। बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पार्लियामेंट नहीं गया। दूसरी बात है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल है, कोई वो नहीं था, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, वो भी बिना पार्लियामेंट जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कैबिनेट से भी उसका अप्रूवल नहीं हुआ। तो आर्टिकल 35 कैपिटल A को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बारे में उनको पता लगा तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, बिल्कुल क्या भारतीय संविधान में ये हो सकता है कि कोई आर्टिकल घुस जाए और पार्लियामेंट भी ना जाए और पता भी ना लगे कहीं और कहीं लिखा भी ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। उस आर्टिकल के अंदर जब एक्सप्लेनेशन शुरू हुए तो ये हुआ कि साहब जम्मू कश्मीर की सरकार को ये पावर दी गई है कि वो 1944 से के पहले के लोगों को ही राइट दें और उसके बाद के लोगों के राइट रोक सकें। ठीक है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग भी आए, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान से आए हों, चाहे वो पंजाब से स्वीपर वहां गए हों, चाहे वो गोरखा गए हों, महिलाओं की बात की जाए, क्या उनको कोई राइट ही नहीं होगा भारत में? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जबकि ये चला 7 दशकों तक, ये चला 7 दशकों तक। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और आपने सही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया तो वो खुद अचंभित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, मैं समीर जी को चर्चा में लाता हूं, उसके बाद बाकी दोनों को भी। समीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बात ऋषि शंकर मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई ये तो गठबंधन में चलता है, मतभेद होता है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये संभव होगा क्या कि इस पर बिना रुख को साफ किए वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतर जाए? देखिए, कांग्रेस के लिए कुछ भी संभव है। कांग्रेस तो ये भी चर्चा थी और कहा जा रहा है कांग्रेस अगर सत्ता में अगर आएंगे तो राम मंदिर की जगह वापस बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। इसकी भी जिक्र कांग्रेस ने किया हुआ है। तो कांग्रेस के लिए कुछ भी संभव है। लेकिन ये तो कुछ नेताओं के बयान होंगे। नहीं, बयान मतलब भाई बयान कौन देता है? बयान तभी दिया जाता है ना जब पता है कि पार्टी का रुख की दिशा की ओर होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से ऋषि जी का वोट बैंक कांग्रेस के साथ पूरे देश के अंदर जुड़ा हुआ है और कांग्रेस जानती है कि उस वोट बैंक के लिए उसको जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 370 वापस लाने की बात को समर्थन करना पड़ेगा पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वो करेगी। क्योंकि पूरे देश में अगर उसे जिस खास कम्युनिटी का वोट बैंक लेना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस उस बात का जिक्र करेगी। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने कभी भी अधिकारिक रूप से बहुत स्पष्ट नहीं कहा है कि कभी भी हम आर्टिकल 370 वहां पर नहीं आने देंगे, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपनी स्थिति देखेगी, जैसे ही मजबूत होगी वापिस वो 370 लाने की कोशिश करेगी। ऋषि जी, छोटा सा कमेंट। समीर जी देश के सम्मानित पत्रकार हैं, अब ऐसे किसी एक दो नेता के बयानों को आप किसी पार्टी का स्टैंड मानेंगे? तो भाजपा के कई नेताओं ने तो चुनाव के समय कहा था 400 सीटों की 400 सीटें आप हमें दीजिए, हम संविधान ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे छोटा सा कमेंट प्रदीप जी। नेताओं के बयान को भाजपा का स्टैंड माना जाए? ठीक, समय समाप्त हो रहा है इसलिए प्रदीप जी का। प्रदीप जी, इंडी गठबंधन पुराना कश्मीर चाहता है जिसमें दलितों हमने यही सवाल तो उठाया है, जिसमें पत्थरबाज जो है वो खुलेआम घूमे, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू नहीं हो, और ये पुराना कश्मीर चाहता है जिसके अंदर ओबीसी समाज को उसका हक नहीं मिले, जिसके इसीलिए पुराने। ठीक है प्रदीप जी, ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झूठ बोला। मैं अभिषेक मनु सिंह को पढ़ना चाहता हूं। चलिए फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। मनु सिंह ने कहा था कि प्राइमा फेसी वी डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो आर्टिकल 370 में जो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, शुक्रिया ऋषि शंकर जी, शुक्रिया डीके दुबे जी जुड़ने के लिए, और समीर जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 5 की पंचायत में सवाल वही थे कि क्या पुराना कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए और उसके साथ साथ क्या कांग्रेस अपना रुख साफ करेगी? हम आगे इसकी पड़ताल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आज की 5 की पंचायत में इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।